तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोग एनालिसिस में पढ़ रहे हैं चीजें, जिसको हम एनालिसिस कह रहे हैं मोटे तौर पर, उसमें हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। देखिए, चीजों को बांटने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे आप ही लोग हैं, आप में से अगर मैं बांटना चाहूँ तो ऐसे बांट सकते हैं कि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं और जो लोग अभी रिसर्च नहीं कर रहे। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है बांटने का कि मैं गर्ल्स और बॉयज में बांट दूं। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि जो लोग अभी कॉलेज में हैं और जो कॉलेज में नहीं हैं। चौथा तरीका जो लोग पहाड़ में हैं और जो मैदान में हैं। तो कई तरीके हो सकते हैं। आप किस आधार पर चीजों को बांट रहे हैं। मैं यहाँ पर जो बात करना चाहूंगा वो ये है कि एक तो लीनियर एनालिसिस है और एक नॉन लीनियर। लीनियर में आप ध्यान दीजिए, एनालिसिस में, अलजेब्रा में जब चीजें लीनियर वे में आगे बढ़ती हैं तो वो काफी हद तक बच्चों प्रेडिक्टेबल होती है। आप उनको प्रेडिक्ट कर सकते हो। उनको सॉल्व करना रिलेटिवली इजी है। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा पढ़ी होगी और आपने देखा होगा कि हाँ, चीजें आसान है काफी सॉल्व करना। फिर भी ठीक है। लेकिन बच्चों, ये सिंप्लीफाइड मॉडल, जिंदगी की अधिकतर चीजें नॉन लीनियर है। और नॉन लीनियरिटी के साथ इतनी आफत है कि ये नहीं पता कि नॉन लीनियर किस हद तक है। आपको अगर मैं एक इक्वेशन कहूं कि 2 x⁻⁷ माइनस 8 x⁵ प्लस 2x मान लो +3, सपोज यही है कोई फंक्शन है, और मुझसे कहा जाए कि इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है आसानी से, तो जरूरी नहीं है कि हो ही जाए ऐसा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आप लोगों ने एबल के बारे में, नील हेनरिक एबल के बारे में पढ़ा होगा। तो क्विंटीज या उससे ऊपर की जो इक्वेशंस हैं उनके लिए कोई जनरल मेथड नहीं निकाला जा सकता। 5 डिग्री और या उससे हायर पॉलिनोमियल के लिए। इसीलिए हम लोग अलजेब्रा में गैल्बा थ्योरी और ये सारी चीजों पे आते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे कल को कोई ऐसी व्यावहारिक जिंदगी की प्रॉब्लम मिले जिसमें x⁻500 हो, -2x हो और 3 हो, यही हो केवल, तो आप समझ रहे होंगे कि ये सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। और इसीलिए नॉन लीनियर ही असली जड़ है इस थ्योरी की, कि यार इस तरह की चीजों को कैसे सॉल्व करें। इस तरह की जो इक्वेशंस हैं, क्या उनको एग्जैक्टली वैसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम लोग लीनियर में x+2y = 5, 2x−y = 2, हम ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करें सीधे सीधे x=this y=this करते हैं। क्या ऐसा हम यहाँ कर पाएंगे? तो इसका जवाब है कि कर भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन इसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाल पाना। तो अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन ना निकाल पाए तो हम लोग अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कि एग्जैक्ट नहीं भी निकले तो अप्रोक्सीमेट से काम चल जाए, लगभग इतना होगा जैसा। जैसे आप लोग ये जानते हैं कि अगर 10,000 है और कोई मुझसे पूछे कि इसका स्क्वायर रूट, तो ये 100 है, 100 × 100। लेकिन अगर कोई पूछे कि 10,000.000 कई सारे जीरो के बाद 1 है, इसका स्क्वायर रूट, तो मेरे ख्याल से आप लोग सहमत होंगे कि ये भी अप्रोक्सीमेटली 100 ही मान लो, क्या दिक्कत है। प्रैक्टिकल लाइफ में मनुष्य का प्रिसीजन इतना अच्छा नहीं है, वो लगभग बराबर ही मानेगा। ऐसा कुछ जब मेथड आप अपनाते हैं तो वो न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप लोगों ने पढ़े हुए कुछ मेथड हैं। इसी तरह से नॉन लीनियर एनालिसिस को सॉल्व करने का एक और अप्रोच जो ज्यादा कंसेप्चुअल है, प्रैक्टिकल उतना नहीं है, वो फिक्स पॉइंट थ्योरी। ये मैथमेटिकल ज्यादा हुआ। जैसे एनालिसिस में आप जब पढ़ते हैं चीजें,
तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा हुई बस। फिक्स पॉइंट का मतलब बच्चों समझिएगा कि एफ कोई मैपिंग है ए से बी तक, और अगर कोई पॉइंट ऐसा मिले कि एफ एक्स इक्वल टू एट से ही मिल रहा है, तो इसका मतलब आप समझिए, जैसे मैं आपको, इनमें से कई लोग एमएससी वाले भी हैं इसलिए थोड़ा सा, सपोज आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर आप यहाँ जीरो रखें तो जीरो की इमेज जीरो पर ही जाएगी, और वन रखें तो वन की इमेज वन पे ही जाएगी। बाकी पॉइंट आप जो भी रखें, जैसे टू रखेंगे तो फोर पे चले जाएगा। बाकी सारे पॉइंट वेरी कर जाएंगे, वो डायनामिक हो जाएंगे। डायनामिक का मतलब वो गतिशील हो जाएंगे, इधर से उधर चले जाएंगे। लेकिन जीरो और वन जहां पर थे वहीं रहे इस मैपिंग में। तो ये इस मैपिंग के लिए जीरो और वन फिक्स पॉइंट हो गए। अब सवाल ये उठता है कि ये तो बड़ा आसान हो गया फिक्स पॉइंट का, लेकिन क्या फिक्स पॉइंट हमेशा ऐसा ही हो पाएगा? फिक्स पॉइंट की बात अगर हम करते हैं तो आप लोग थोड़ा देखिएगा। सपोज मुझे कभी ये पूछ दिया जाए कि एक्स टी पावर सेवन माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस टू एक्स मान लेते हैं, ये जीरो है। इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही हो तो, और सॉल्व करना हो, तो एक अप्रोच, जरूरी नहीं है कि हो ही जाए, लेकिन आपके पास ये हो सकता है कि टू एक्स इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन हो, तो एक्स इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर या टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन बाई टू हो, और आप इसे एक नया फंक्शन एफ एक्स ले लें। तो अब आप इसे सॉल्व करने का मतलब आपके लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स निकालना हो। एफ एक्स जहां पर आपके पास ये फंक्शन है, आप इस फंक्शन का फिक्स पॉइंट निकाल लें तो वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स निकालने जैसा हुआ। तो मतलब आपने इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है और चीजें सॉल्व की जा सकती हैं। ये शुरुआती इम्प्लीकेशन है। तो हमें यह समझ में आया कि जो नॉन लीनियर एनालिसिस है, उसमें आपकी जो नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं, आप उनमें से कुछ इक्वेशंस को, सभी को नहीं, कुछ इक्वेशंस को अगर आप इस मेथड से सॉल्व करें तो शायद हमें, मतलब तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसका एक छोटा सा पोर्शन हमारा फिक्स पॉइंट थ्योरी दे रही है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि फिक्स पॉइंट क्या है, और फिक्स पॉइंट से आप कुछ हिस्सा शायद नॉन लीनियर का सॉल्व कर पाए। ऐसा मत सोचिएगा कि हर बीमारी का इलाज फिक्स पॉइंट थ्योरी के पास है, नहीं है। ये एक छोटा सा फील्ड है मैथ्स के, जो बड़े बड़े फील्ड है उनके सामने। लेकिन हमारी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं मैथ्स में, इस ब्रांच में, कि हम पूरी जिंदगी उन्हें सॉल्व करें तो भी शायद हम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो बाकी बड़ा फील्ड बचा वो डायनामिकल सिस्टम्स का बचा। जो डायनामिक हैं जो पॉइंट्स, हम उन पे भी काम सोच सकते हैं कि अच्छा जो फिक्स नहीं है उनके बारे में क्या ख्याल है। कोई पॉइंट फिक्स नहीं है तो फिर धीरे धीरे अगर मैप ऐसा है बच्चों कि किसी सेट एक्स से एक्स में ही जा रहा है, तो ऐसे मैप को बोलते हैं सेल्फ मैप। सेल्फ का मतलब ही है कि एक्स से एक्स में ही मैप है। इसका मतलब अगर एक्स आपके पास एक्स में है तो जो उसकी इमेज होगी एफ एक्स, वो भी इसी में होगी। अब एफ एक्स फिर डोमेन का हिस्सा हुआ, तो एफ स्क्वायर एक्स, मतलब समझिए एफ ऑफ एफ एक्स भी उसी में होगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप एफ एन एक्स तक पहुंच रहे हैं और जो एन है वो इन्फिनिटी की ओर, बल्कि मुझे ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए था ऊपर, एफ एन एक्स, ये कहाँ को जाएगा? क्या ये डोमेन में ही कहीं पॉइंट पे जा रहा है? तो एक ही काम बार बार करने को आप लोगों ने न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं इटरेशन। इटरेशन बेसिकली रिपीटेशन से बना है। इटरेट करना मतलब रिपीट करना, एक ही काम बार बार करना। आपके पास एक्स कोई पॉइंट लिया आपने डोमेन का, और एफ ऑफ एक्स भी डोमेन ही है क्योंकि एक्स से एक्स में ही मैप है। अब क्योंकि डोमेन के हर पॉइंट की इमेज होगी तो एफ एक्स की भी होगी, तो एफ स्क्वायर एक्स, लेकिन ये भी डोमेन का पॉइंट होगा, एंड सो ऑन।
ये काम जिस आदमी ने सबसे पहले किया था उसका नाम है पिकार्ड। आपने अगर नाम सुना हो, पिकार्ड इटरेशन डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम लोग पढ़ते थे। पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़िएगा। तो इटरेशन आपको एक मेथड देते हैं कि अच्छा आप आर्बिट्ररी कोई पॉइंट उठाइए और धीरे धीरे देखिए कि क्या आप फिक्स पॉइंट ला पा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर स्टडी के दो तीन तरीके हैं। एक तो ये कि पॉइंट कैसे लाना है, कौन सा पॉइंट ले शुरू में, इनिशियल पॉइंट। और दूसरा, आखिर किस कंडीशन में हम ये एश्योर कर सकते हैं कि फिक्स पॉइंट मिल ही जाएगा, ये एफ एन एक्स लास्ट में किसी फिक्स पॉइंट की ओर जाएगा। कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं अभी क्या बोल रहा हूँ ये सब। बच्चों आप ऐसे समझिए, एफ अगर आप आर से आर में ले, या अगर इससे छोटा लेना चाहें तो छोटा भी ले सकते हैं, कोई सेट आर का सबसेट। चलो छोड़ो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लीजिए। अगर आप एक्स ओपन इंटरवल 0 से 1 ले लें, इस बीच में कोई भी एक्स ले लीजिए आप। सपोज एक्स आपने 1/2 ले लिया, तो आप देखिए प्लीज, एफ 1/2 1/4 हो रहा है। फिर उसकी इमेज ले ली, एफ 1/4 1/16 हो रहा है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे अच्छा ये तो 0 की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट अगर आप 0 से 1 के बीच में लेते हैं, या R2 में भी चलेगा, अगर आपके पास 1 से कम मैग्नीट्यूड है कोई पॉइंट है, तो कहीं से उठाओ, धीरे धीरे वो लास्ट में ओरिजिन की ओर जाएगा, कहीं से भी उठा लो ये। लेकिन अगर आपने बाहर से उठा लिया कोई, एक्स 1 से बड़ा ले लिया जैसे 1.5, तो आप देखेंगे कि ये इन्फिनिटी की ओर डाइवर्स करने लगी है। तो आपका जो डोमेन है वो दो तरह से बढ़ जा रहा है, आपने उसको दो हिस्सों में बांट दिया। तो आखिर मैं कोई पॉइंट लूं और उसमें फिक्स पॉइंट ही मिलेगा, इस बात की गारंटी क्या है? तो इसमें दो तीन मुद्दों पे बात की जा सकती है। एक तो कंडीशन, जिस कंडीशन जो कंडीशन आपको ये तय करा दे कि अगर आप कोई भी इस जोन में पॉइंट लेंगे तो लास्ट में कहीं ना कहीं फिक्स पॉइंट पे पहुंचेंगे। दूसरा, आप जोन कैसे बांटेंगे। और तीसरा, जो इटरेशन के तरीके हैं, ये तो पिकार्ड का इटरेशन था। क्या पिकार्ड एकमात्र आदमी है जिसकी बात पे इटरेशन हुए, या और लोग भी हैं? तो उसका जवाब है ऐसे कई तरीके हैं। मान इटरेशन से लेके आप अब तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में डी आर साहू सर हैं, कुछ साल पहले उन्होंने भी एक साहू इटरेशन डेवलप किया है। मतलब हम इटरेशन पे ही काफी काम सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कैसे इटरेट करें। मतलब एक ही काम जो बार बार करना है वो कैसे करें, ये एक ब्रांच हो सकती है जिस पे काम किया जा सकता है। दूसरा, बच्चों अब आगे बढ़े, जिस पे काम हो, जरूरी नहीं है कि आप सेल्फ मैप लें। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप अगर एफ और जी दो मैप ले लें, या एफ ही ले लीजिए मैप, और वो सपोज ए से बी में है, और आप एक बी से ए में मैप ले लीजिए और उसको कुछ नाम दे दीजिए जी। तो क्या कोई कॉमन फिक्स पॉइंट मिल सकता है, ऐसा फिक्स पॉइंट जो एफ का भी हो जी का भी हो? हम इन पे भी, और इसके लिए ऐसा होना जरूरी नहीं है, आप सेल्फ मैप में भी कर सकते हैं कि दो मैप ले लीजिए, लोगों ने काम किया है, दो डिफरेंट मैप हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों वैल्यू, दोनों फिक्स पॉइंट दे रहे हैं, वहां पर एफ एक्स भी 8 से है, उस पॉइंट जी एक्स भी 8 से। प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक कॉन्सिडेंस पॉइंट भी आता है। कॉन्सिडेंस पॉइंट का मतलब है दो कर्व हैं, जहां जहां पर वो एक दूसरे को काटेंगे वहां पर कॉन्साइड करेंगे। और लेकिन कॉमन फिक्स पॉइंट थोड़ा उसका स्पेशल केस हुआ, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों हो सकता है इसके बराबर ना हो, वैसे बराबर हो, लेकिन ये पर्टिकुलर केस हो गया उसमें। तो इस तरह से अगर हम दो सेल्फ मैप लें, और लोगों ने, आप देखेंगे धीरे धीरे कि अच्छा दो से ज्यादा मैप भी ले लिए, इसका मुझे कई बार लगता है कि ये कहीं ना कहीं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और क्रॉसी मीन वैल्यू थ्योरम टाइप का है।
लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में आप लोगों ने पढ़ा है कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हम लोग पढ़ते हैं अगर फंक्शन एक ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो और क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो। क्रॉसी ने थोड़ा दिमाग लगाया और उसने कहा अगर मैं दो फंक्शंस हैं एफ और जी और वो दोनों क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हैं, ओपन में डिफरेंशिएबल हैं, तो क्या मैं एक साथ एक ही सी ऐसा ढूंढ सकता हूं जो दोनों को मीन वैल्यू थ्योरम दोनों के लिए सेटिस्फाई करे? तो आप अगर गौर करिएगा तो क्रॉसी मीन वैल्यू थ्योरम काफी जनरलाइज्ड वर्जन है, तो दो फंक्शन के लिए एक कॉमन पॉइंट ढूंढ रही है। आप उसको कोइंसिडेंस भी सोच सकते हैं। ऐसा ही हम यहाँ भी सोचते हैं कि ऐसे दो फंक्शन ऐसे ढूंढे तो कि जहां एफ और जी बराबर हो जाएं। अगर एफ और जी बराबर होते हैं तो वो कॉन्साइड कर रहे हैं, और बराबर होने के साथ साथ वो एक्स के बराबर भी हो जा रहे हैं, तो वो कॉमन फिक्स पॉइंट है। तो कोइंसिडेंस पॉइंट थोड़ा बड़ा कलेक्शन है, उसमें से पर्टिकुलर जहां पर एफ एक्स जी एच बराबर तो हैं लेकिन साथ में प्रत्येक एक्स के बराबर हो, तो वो कॉमन फिक्स पॉइंट हुआ। तो आप धीरे धीरे यहाँ साथ में पढ़ते हुए देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने इस डायरेक्शन में काम किया है और कॉमन फिट्स पॉइंट निकाले हैं। तो जिस तरह से लैग्रेंज के बावजूद क्रॉसी की अपनी इंपॉर्टेंस है, दो फंक्शन के लिए आप एक ही पॉइंट निकाल दे रहे हैं, इसी तरह से कॉमन फिट्स पॉइंट की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। सवाल ये उठता है क्या हम ऐसा पूरे सीक्वेंस के लिए कर सकते हैं, कोई सीक्वेंस हो फंक्शंस का? तो ऑब्वियस है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको ना फंक्शंस का जो सीक्वेंस होता है उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी और समझनी पड़ेंगी फिर। तो मतलब स्कोप काफी रहता है कि अच्छा हम इन सब चीजों को समझें। फंक्शंस का सीक्वेंस का मतलब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पे आ जाएंगे हम इस पे बात करते हैं। दूसरी तरफ देखिएगा, राइट साइड में आप गौर करें तो ये ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है, और मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं यूट्यूब पे अपलोड भी करूंगा। आप लोग बाद में भी इसको देख सकते हैं चाहें तो। दूसरा बच्चों यहाँ पर देखिए एफ और जी दो डिफरेंट हैं, और हम लोग यहाँ पर ये डिफाइन कर सकते हैं एफ ऑपरेशन जी, जी ऑपरेशन एफ, कंपोजिट फंक्शंस के बारे में। और हम अब इनके बारे में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्या इनमें फिक्स पॉइंट की कोई गुंजाइश है या नहीं। पता नहीं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो हम इन मुद्दों पे बात करते हैं, और यहाँ से कई बार ऐसा भी होता है कि हम नए तरीके से चीजें ढूंढते हैं, हम लोग इनको प्रॉक्सिमल पॉइंट्स बोलते हैं। यहाँ से प्रॉक्सिमिटी की कंडीशंस और इन मुद्दों पे हम काम कर रहे होते हैं। ये एक और फील्ड है जिस पे आप काम करते हैं, यहाँ सेल्फ मैप नहीं है। एफ ए से बी तक है, बी कहीं दूसरे से तीसरे तक भी हो सकता है, हम अलग अलग उसमें काम कर रहे हैं। अगर ए और बी बराबर कर दें तो यही सेल्फ मैप वाले पर्टिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब कुछ लोगों ने जनरलाइजेशन में इधर को ध्यान दिया है। इससे एक बात और समझ में आती है बच्चों कि जब आप कोई मैप कहते हैं कि ये ए से बी में है, तो आपके पास ना चॉइस ये होती है कि या तो आप फंक्शंस के साथ कुछ नया काम करें, फंक्शंस नए तरीके से डिफाइन करें, एक तो आपके पास स्कोप यहाँ पर है। दूसरा, आप डोमेन के साथ कुछ फेरबदल करें, डोमेन बदल के देखें। मतलब कभी डोमेन को आप मीट्रिक स्पेस लें, कभी डोमेन को बना के स्पेस लें, कभी हिल्बर्ट लें, कभी केवल नॉर्म्ड स्पेस ही ले लें, कंप्लीटनेस ले ना लें, वो डिफरेंट चॉइसेस हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप उसको एक टोपोलॉजिकल स्पेस लें। आगे अगर अलजेब्राइट में जाते हैं तो टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस लें। और मीट्रिक में भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि मीट्रिक में भी दर्जनों चॉइस है। आप लोगों ने जो पढ़ा है वो स्टैंडर्ड मीट्रिक स्पेस है। आप वैरायटी ऑफ मीट्रिक स्पेस गूगल पे डालिए, आपको दर्जनों मीट्रिक स्पेस मिलेंगे, जिसमें से तीन चार के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं मैं खुद भी आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब हमारी जो रिसर्च है वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती है कि हम डोमेन के साथ फेरबदल कर रहे हैं या फंक्शंस के साथ।
या दोनों के साथ, और इस तरह से कुछ नई कंडीशंस डेवलप करनी है। हमारा जो मेन काम है वो इसी तरह से हो रहा होता है कि हम या तो कोई स्पेस लें, जैसे कोई रिजल्ट आपको मीट्रिक स्पेस में मिला, आपने सोचा कि यार ऐसा रिजल्ट अगर मैं बनाट स्पेस में लेना चाहूं तो मुझे क्या बदलाव करने पड़ेंगे इस रिजल्ट में। तो यहां पर भी दो सिचुएशन है। अगर मैं ऐसा ही रिजल्ट बनाट स्पेस या हिल्बर्ट स्पेस में लाना चाहूं तो मुझे क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे ताकि ऐसा ही रिजल्ट मिले। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि नहीं, मैं कंडीशन तो यही रखूंगा, देखूंगा वहां क्या आता है, या फंक्शंस में बदल दूं, एक के बजाय दो ले लूं, या डिफरेंट तरीके से फंक्शंस को डिफाइन करना शुरू कर दूं। तो आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे मेरे साथ तो आप इंजॉय करेंगे कि अच्छा, यहाँ फंक्शंस में वेरिएशन काफी हो रहा है, और कई बार डोमेन में वेरिएशन हो रहा है, कई बार डिफरेंट टोपोलॉजिकल स्पेस हैं, डिफरेंट मतलब स्पेस बदलते जाइए, पचासों स्पेस हैं। तो नए सेटिंग में काम करें तो कुछ नया आउटपुट मिल सकता है। इनके अलावा हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से लगभग अधिकतर बच्चे थोड़ा जानते होंगे, जो नहीं जानते, कि हम कुछ शब्दों पे गौर करते हैं। किसी स्पेस का कंप्लीट होना, कॉम्पैक्ट होना, कनेक्टेड होना, और कॉन्वेक्स होना। इस आधार पर भी रिजल्ट बदलते रहते हैं। तो इन शब्दों की इंपॉर्टेंस, ये अपने आप में चैप्टर है एनालिसिस के हर कोई, और जब हम उनको पढ़ना शुरू करते हैं तो रियलाइज होता है अच्छा ये है। कॉन्वेक्सनेस फंक्शंस के लिए भी है और डोमेन के लिए भी है। बाकी तीनों डोमेन के लिए हैं, कंप्लीट होना, कॉम्पैक्ट होना, कनेक्टेड होना। तो ये जो चार सी हैं, इनको ढंग से सीखिएगा। इनके बारे में मीट्रिक में तो चीजें काफी इजीली एक जैसी चल रही होती हैं। जो ही आप टोपोलॉजी में जाते हैं, आपका केवल कनेक्टेड में ही छोटे छोटे वेरिएशन आने लगते हैं, कि कनेक्टेड, पाथ कनेक्टेड, लोकली कनेक्टेड, कॉम्पैक्ट में भी आएगा ऐसा। तो आपकी वैरायटी बढ़ने लगती है, आपको एग्जाम्पल ज्यादा मिलते हैं या काउंटर एग्जाम्पल ज्यादा मिलते हैं, जो भी कहना चाहें। कंप्लीटनेस ही हम लोग ये मान के चलते थे कि कंप्लीट होने का मतलब जिसमें हर प्रोसेस सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए वो कंप्लीट है। फिक्स पॉइंट थ्योरी पढ़ने के बाद, अभी देखिएगा बनाट के बाद, आपको महसूस हो रहा है कि केवल स्पेस की कंप्लीटनेस ही कई तरीके से वेरीफाई हो रही है, चेक हो रही है। कई तरीके से हम कंप्लीटनेस चेक कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जो हमें इसमें ध्यान रखनी है। मतलब ये एक तरीका हो गया जिसमें हम लोग कॉन्फिडेंस पॉइंट, प्रॉक्सिमल पॉइंट्स, सेल्फ मैप, और सेल्फ मैप ना लें तो दो फंक्शंस के लिए काम करें, तो इन मुद्दों पे बात करेंगे। उम्मीद है यहां तक भी समझ में आया होगा आप लोगों को। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। सर जैसे दो लीनियर इक्वेशंस है ना, अगर डिफरेंट, हाँ जी, हाँ जी। उनका जो सॉल्यूशन होगा, हम्म, कॉमन सॉल्यूशन, तो हम्म। हम उसको फिक्स्ड पॉइंट कहीं पाएंगे, क्योंकि वो दोनों को सेटिस्फाई करके मतलब जीरो देगा अगर सॉल्यूशन है तो। फिक्स पॉइंट का मतलब उसको कोई फंक्शन मानो ना फिर आप। जैसे ये है, मेरी बात समझ रहे हैं? अब अगर दो से ज्यादा लेंगे तो आप ध्यान दे रहे होंगे ये ऐसा फंक्शन हो रहा है जो इधर तो R2 में जा रहा है, उधर R में जा रहा है। यहाँ तो 80 नंबर आएगा ना, जबकि लेफ्ट में तो R2 के एलिमेंट है। यस सर। हम्म, ये दिक्कत आएगी। चलिए नेक्स्ट एक, बच्चों, एक बड़ा इस समय एक फील्ड ये है जिस पे आप लोग काम कर सकते हैं, वो फ्रेम थ्योरी है। आप इस पे सोच सकते हैं, जो लोग सोचें, ये भी एक ब्रांच है। आप समझिए कैसे। आ, हम लोग इसकी शुरुआत कहाँ से हम करते हैं, आप उस पर गौर करिए।
जब आप वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं तो वेक्टर स्पेस में एक शब्द है बेसिस। बेसिस का मतलब वो सबसे छोटा सेट जिससे पूरा पूरा वेक्टर स्पेस जब चाहे हम बना लें। बस सीधी बात इतनी है। तो फिर अगर ऐसा है तो बेसिस के जो एलिमेंट्स हैं जैसे सभी लोग जानते होंगे तो R3 में है आपके पास। तो स्टैंडर्ड बेसिस ये है। और वैसे बेसिस कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशन हो सकता है जो छोटा सा छोटा हो, ताकि हम पूरा स्पेस जनरेट कर सकें। क्योंकि आप ज्यादा लेंगे तो वेक्टर से डिपेंडेंट होने का खतरा है। तो आपको संतुलन बनाना पड़ता है बेसिस में कि वो सबसे छोटा स्पैनिंग सेट हो और सबसे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो। क्योंकि अगर कोई वेक्टर्स का कलेक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो ये तीन वेक्टर हैं, अगर आप इनमें कोई दो ले लें तो वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। और अकेला लें नॉन जीरो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता ही होता है। तो इसका मतलब बेसिस के साथ आपको ये संतुलन करना है कि दैट इज लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट एंड स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट जो पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन कर दे। अब यहां पर आप गौर करिए कि आप जब कोई भी वेक्टर आपने ऐसे पढ़ा होगा वेक्टर स्पेस में है तो वो सपोज ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है तो आपको हमेशा स्केलर मिल जाएंगे। सपोज A1 A2 A3 जन से A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 करेंगे तो अल्फा मिल ही जाएगा। ऐसा पढ़ा होगा आपने कि वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट बेसिस के द्वारा जनरेट हो जाएगा। और सबसे मजेदार स्थिति यह है कि ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। एक अल्फा के दो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकते। ये आपने पढ़ा होगा, बेसिस की एक खासियत है। तो लीनियर इंडिपेंडेंस एश्योर करती है यूनिकनेस को। मैं रिपीट कर रहा हूं, बेसिस का लीनियर इंडिपेंडेंस रिफ्लेक्ट करती है यूनिकनेस। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो लीनियर अलजेब्रा का बेसिस से आगे की थ्योरम्स देखें। ये वाली पढ़ाई होगी कि यूनिक रिप्रेजेंटेशन है तो आपने दो रिप्रेजेंटेशन ले लिए होंगे, दोनों को बराबर कर दिया, दोनों को एक तरफ ले आए और फिर आपने कहा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो सारे कोफिशिएंट जीरो किए होंगे और उसी से यूनिकनेस प्रूफ हुई होगी। तो इसका मतलब है कि यूनिकनेस जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंस की वजह से। तो अगर मैं किसी बेसिस में लीनियर इंडिपेंडेंस खत्म कर दूं तो बच्चों अब एक ही वेक्टर के ढेर सारे रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। और ये बहुत सारी जो है यूजफुल है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। कई बार जब आप सिग्नल की बात करते हैं, आप एक बात समझिए, सिग्नल को रीजनरेट करना होता है प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत यूजफुल इस सेंस में है कि कंपनी के सिग्नल तो हर जगह आ रहे हैं, आपके खेत में भी पड़ रहे हैं, छत में भी, आपके मोबाइल फोन में भी आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा वेस्टेज जा रहा है। तो यहाँ पर सिग्नल का, एक ही सिग्नल के ढेर सारे रिपीटेशन बनाए जाने जरूरी हैं। यूनिटनेस के चक्कर में सिग्नल कमजोर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे काफी। आसपास काफी बड़ा जंगल या खेत है तो सारे सिग्नल वेस्टेज ही जा रहे हैं जमीन पे, वो भी तो वेव है। तो आप समझ रहे होंगे कि अच्छा वहां तो एक ही के ढेर सारे रिप्रेजेंटेशन रेप्लिकेशन जरूरी हैं। तो इसका मतलब एक बड़ी ब्रांच है जिसका एप्लीकेशन भी आपको साथ साथ समझ में आ रहा होगा। कुछ लोग इस पे भी काम कर रहे हैं इस समय। और शुरुआत यहाँ से हुई, फिर थ्योरी तो आगे बढ़ती है। तो उम्मीद है थोड़ा सा ये भी समझ में आया होगा कि अच्छा ये भी एक चीज। दूसरा बच्चों, जो एक नेक्स्ट फील्ड हमारा जो है डायनामिकल सिस्टम और फ्रैक्टल्स पे, इस समय फ्रैक्टल काफी हाईलाइटेड है स्पेशली आफ्टर 1980। 1980 के बाद दुनिया में जिन ब्रांचों ने सबसे ज्यादा ग्रोथ की है मैथ्स में, उनमें फ्रैक्टल एनालिसिस है या डायनामिकल सिस्टम है। उसकी वजह यह है कि यूरोपियन और अमेरिकन देशों में 1980 के बाद कंप्यूटर लोगों के पास उपलब्ध थे, रिसर्च लैब में थे, अच्छे संस्थानों में थे। हमारे यहाँ ये स्थितियां 1990 के बाद आई। तो ये ब्रांच उसके बाद डेवलप हुई है। कोई फ्रैक्टल का मतलब आम आदमी के लिए इतना होता है। वैसे इसमें मेंडल ब्रॉड की 1975 की बुक है, आप पढ़ें तो, कि हर एक चीज जो है वो फ्रैक्टली है।
आप सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं मैथमेटिकली कि आप 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन एंड सो ऑन, मैथ्स में n डायमेंशन पे बात करते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे पैथोलॉजिकल सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल कैंटर सेट, जिसका डायमेंशन 0.91 के आसपास है, मतलब ये 1 डायमेंशन नहीं है। कैंटर सेट आपको इंडिकेट करता है कि फिजिकल वर्ल्ड में जो कुछ भी होता हो, मैथमेटिकली कैंटर जो डायमेंशन है वो रियल नंबर है, ना कि नेचुरल नंबर। आप 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन एंड सो ऑन जब बोलते हैं तो डायमेंशन नेचुरल नंबर में आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ऐसे ऐसे सेट हैं जिनके डायमेंशन फ्रैक्शंस में आते हैं, और उसी से एक शब्द बना फ्रैक्टल्स, जिनके डायमेंशन नेचुरल नंबर में नहीं हो पाते, फ्रैक्शन में होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये वास्तव में हमारी जिंदगी में पाए जाते होंगे? तो मैं फिर कहता हूँ गूगल पे जाइएगा, आपको मजा आएगा। फ्रैक्टल इतने कॉमन हैं लाइफ में कि आपको हर तरफ फ्रैक्टल ही दिखेंगे। और कंप्यूटर साइंस के डेवलपमेंट के बाद तो इस ब्रांच में इसलिए शानदार है क्योंकि फ्रैक्टल में अगर आपके पास कोई इमेज है तो उस इमेज का एक छोटा सा पोर्शन कहीं पर लीजिए, उसको जूम आउट करिए, तो आप देखेंगे ये पूरी इमेज जैसी थी वैसी ये भी है। इसमें एक छोटा सा हिस्सा लीजिए, उसको जूम आउट करिए और बड़ा बनाइए, तो आपको लगेगा इतने छोटे में भी इमेज वही है जो शुरुआत में थी, एक जैसी। कितना ही छोटा हिस्सा जूम करते जाइए एंड सो ऑन इनफाइनाइटली। ये जूम करने का ऑप्शन कंप्यूटर्स के आने के बाद आया है आपके पास, पहले नहीं था, इसलिए इनके बारे में जानकारियां नहीं थी। आज तो डिजाइनर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के डिजाइन देखिए, साड़ियों, ज्वेलरी और पचासों चीजें, आपको एप्लीकेशन भी दिखेंगे। तो फ्रैक्टल अपने आप में एक शानदार ब्रांच है जिसके लिए बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए थोड़ा, और मैथ्स आनी चाहिए। ठीक। बाकी स्टडी के लिए आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और टोपोलॉजी पे ठीक ठाक पकड़ होनी चाहिए, तब आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। डायनामिकल सिस्टम बहुत जबरदस्त चीज इसलिए भी है बच्चों क्योंकि हमारा पूरा क्लाइमेटोलॉजी जो है डायनामिकल सिस्टम है। हमारे मौसम वैज्ञानिक आपको बताते हैं कि अगले हफ्ते बारिश होगी या नहीं। ये प्रेडिक्शन आसान नहीं है। अर्थ इस स्पीड पे आगे बढ़ती है, हर समय डायनामिकल है, और उसमें आप एक्यूरेसी के साथ बताते हैं कि 4 दिन बाद कहाँ पर बारिश होने के चांस है, और अधिकतर मामलों में वो सही है। क्या हम ऐसा प्रेडिक्शन लॉन्ग टर्म में और जरूर भी कर सकते हैं क्योंकि ये ह्यूज डायनामिकल सिस्टम है दुनिया में। आप पूरा स्पेस को ले सकते हैं, आप पूरे दुनिया के समुद्र हैं उसमें, ओशियनोलॉजी, ग्लेशियोलॉजी, ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, पचासों डायनामिकल सिस्टम है, और आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। उम्मीद है थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा कि अच्छा, इस फील्ड में बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाली चीजें भी हैं। इस लेक्चर का टाइमिंग लगभग पूरी होने जा रही है तो मैं इसे रोकूंगा। और जूम के साथ एक दिक्कत यह है कि अब ये एक मीटिंग के बाद 10 मिनट तक दूसरी मीटिंग नहीं करने देता। तो नेक्स्ट में 9:20 पे आपको दोबारा जोड़ने के लिए कहूंगा। और अब आउटर बातचीत हो गई हो तो हम कॉन्ट्रैक्शन मैप और बनाट कॉन्ट्रैक्शन पे बात कर सकते हैं। तो